हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 4 नंबर मॉडल पेपर का बी सेक्शंस और इस क्लास में अपन बी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहें पूरी क्लास में, शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखने हैं। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं बड़े शानदार तरीके से, और इसी लेवल का जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा। और पीछे जितने भी मैंने मॉडल पेपर करवा दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का सेक्शन ए, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जाके आप, वैसे तो आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यू क्लास आती है हमारी। प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें हैं, मौजूद है। एक सुबह 8 बजे क्लास चलती है, एक शाम को 5 बजे क्लास चलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास को लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर भी मारें। अगर आपको फ्री में पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है इनोवेशन स्टडी के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। दिखाइए कि 2+√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला था कि प्रश्नावली 1.2 का पक्का क्वेश्चन 2 नंबर का एक आएगा। इसमें ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन नहीं है, 1-2 तरीके से हैं। आप अगर अच्छे से निकालते हैं तो ये 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। चलो, सबसे पहले अपरिमेय करना है तो अपन इसको परिमेय लेके चलते हैं। माना 2+√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तब क्या लिख सकते हैं इसको? 2+√5 बराबर p/q लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल 0 है। लिखेंगे यहाँ p व q पूर्णांक है। यहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है। ऐसे लिखेंगे। अब देखो, 2 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू p/q माइनस में 2। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? √5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया q, इसका एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा p माइनस में 2q। p माइनस में 2q हो जाएगा, जो कि यहाँ से लिखोगे यहाँ p माइनस में 2q/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है। ऐसे लिखो, परिमेय संख्या है क्योंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, पूर्णांक है। ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या है तो अपन कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह √5 इज इक्वल टू p माइनस में 2q/q का विरोध करती है। जब इसलिए यहाँ ऐसे लिखो, इसलिए यहाँ का विरोध हो रहा है। यानी ये बराबर नहीं हो सकता। एक तो अपरिमेय संख्या है, अपन जानते हैं, और एक ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ √5 बराबर p माइनस में 2q/q का विरोध हो रहा है। अतः √5, अतः 2+√5 लिख दो। अतः 2+√5
√5 एक अप्रिमेय संख्या है। अतः 2 + √5 एक अप्रिमेय संख्या है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, विरोध हो रहा है तो हमारी कल्पना, तो ऐसे बीच में एक लाइन और लिख देना, हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी कल्पना गलत है तो 2 + √5 एक अप्रिमेय संख्या है। 2 + √5 एक क्या है? अप्रिमेय संख्या होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार से आपको करना है बड़े शानदार तरीके से। 5वां क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यक मान लिया आपने, माना भी अल्फा बराबर कितना है? √3 व बीटा बराबर कितना है? -√3। तब आप क्या निकालेंगे? आप पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दें तो ये आ जाएगा √3 प्लस माइनस √3, तो ये तो कट गया, रिजल्ट इसका तो 0 आ गया। और अल्फा डॉट बीटा निकाल लें तो अल्फा डॉट बीटा आएगा √3 गुणा में -√3, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा। तो लिखो अतः बहुपद या द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। तो ये हो जाएगा के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 0 होगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा? -3 होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में के तो कोई कांस्टेंट है x², और इधर इसको ब्रैकेट में करते हैं आप, प्लस माइनस -3, ये तो 0 बन गया रिजल्ट। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद है, ऐसे लिखो इसको, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस में 3 होगा। क्या हो जाएगा अभी? x² माइनस में 3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? अभीष्ट बहुपद आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? कमेंट करके जरूर बता दें भाई। 5वां क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को शेयर करते रहें। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बटन दबाएं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न रैखिक समीकरण आपको दे रखा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमने ये 1 नंबर इक्वेशन मान लिया, x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, ये 2 नंबर समीकरण है। लिखोगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस में 3y बराबर 7, और ये बन जाएगा x प्लस 4y बराबर 14। इसमें से ये घटा दो तो ये आएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 7 y बराबर माइनस के 14 माइनस प्लस के 7 है तो माइनस के 7 आ जाएंगे। माइनस से माइनस कर देगा, y का मान कितना आएगा? 7/7 इज इक्वल टू 1। तब y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तब y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। अब लिखोगे यदि y बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा? रख दो इसमें x माइनस में 3 गुणा y का मान 1 इज इक्वल टू 7, x बराबर 7 प्लस 3 इधर जाके
माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और 7 और 3 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमें निकालना था x और y का मान, x बराबर 10 और y बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। अब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं अपन। आपने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ऐसे ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसकी थोड़ी सी भुजा तो और टेढ़ी कर देता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज का वैसे तो आप जानते हो ना, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने के कोण या अपन कह सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसने नाम दिया है ABCD, तो इसने नाम दे दिया, हमने भी नाम दे दिया ABC और ये D नाम दे दिया। अब इसने कहा है AD भुजा पर स्थित बिंदु E है। अच्छा, AD भुजा को आगे और बढ़ा दिया, AD भुजा को आगे और बढ़ा दिया, तो ये तो AD भुजा को आगे बढ़ा दिया हमने यहाँ तक, मान लिया ये बिंदु है, और ये बिंदु कौन सा है, E बिंदु है। E एक बिंदु है, BE भुजा CD को, अच्छा BE, E को फिर क्या मिलाना पड़ेगा, B से मिलाना पड़ेगा। E को आपने B से मिला दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिला दिया। B भुजा CD भुजा है ना जो रेड कलर की, उसको बिंदु F पे काट रही है। यहाँ पे बिंदु कौन सा आ जाएगा, F बिंदु आ जाएगा। यहाँ से कौन सा बिंदु आएगा, F बिंदु आएगा, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए, ये दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया, ये हमें सिद्ध करना है, ये बातड़ी हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो एक बार सबसे पहले लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तब समांतर चतुर्भुज दे दिया, अच्छा ठीक है, चलो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABE। आप देखें ABE ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज कौन से के, CFB, त्रिभुज CFB, ये कोने वाला छोटे वाला, ठीक है, देख पा रहे हैं, वैसे डायग्राम देखोगे तब समझ में आएगा। अब देखो कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं, अगर इसके तीनों कोण बराबर हो जाएं या इसके दो कोण बराबर हो जाएं, दो कोण बराबर हो जाएंगे तो भी अपन इसको क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो चलो अब इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABE, जो हमें समरूप करने हैं वही लिख, वह त्रिभुज CFB, ये दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, एक तो ये बातड़ी लिखेंगे, मैं यहां पे बना देता हूं, ये कौन, ये समांतर चतुर्भुज का ही कौन है ना, ये समांतर चतुर्भुज का ही कौन है, C और A, सम्मुख कोण होंगे तो बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण होंगे तो बराबर कोण हो जाएंगे। एक ये लिख रहा हूं यहां से मैं, एक में कोण ये लिख रहा हूं, ये वाला, एक ये कोण लिख रहा हूं, ओके समझ में आ रहा है, ये कोण लिख दिया। तो मैं अब लिखूंगा त्रिभुज, लिखूंगा एंगल्स, एंगल EAB या DAB लिख सकता हूं इसको, EAB लिखा या DAB लिखा एक ही बात है, बराबर होगा एंगल्स किसके, BCF के। एंगल का साइन लगाना जरूरी है, कई बार बच्चे सीधे ही लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। EAB बराबर एंगल BCF बराबर है, लिखोगे समांतर, रीजन बता दोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। ये तो A और C बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है।
इज दैट क्लियर? ठीक है, मान लिया। अब लिखेंगे एंगल ए बी ई, ये नहीं, ये ग्रीन वाला कौन सा आ गया, ये ग्रीन वाला आ गया, ठीक है। ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल्स सी एफ बी। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि जब कोई दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण, जड़ की आकृति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? लिखोगे एकांतर कोण है, लिखोगे यहां ए बी भुजा समांतर है किसके? डी सी, तब ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण है, तब एकांतर कोण है। यानी जो भुजा ए बी है वो सी डी के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है, समांतर है तब ये एकांतर कोण है। तब क्या है? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं हमेशा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? अब लिखेंगे दोनों कोण, दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान हो गए, तो इसलिए इसको समरूप कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, और कौन से रूल से हो जाएगा? एंगल से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, आगे कुछ नहीं चलना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु सरेख हैं। निर्धारित कीजिए कि बिंदु सरेख हैं, ये आपको बताना पड़ेगा ना, यहां से क्लियर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको माना, आप मान लें, माना बिंदु आपने मान लिया P बिंदु मान लिया जिसके निर्देशांक 1,5 है, कोमा Q बिंदु मान लिया जिसके निर्देशांक 2,3 है, तथा बिंदु PQR मान लिया जिसके निर्देशांक -2,-11 है। ठीक है, माना PQR बिंदु मान लिया, तब दूरी सूत्र की सहायता से आप निकालेंगे PQ के बीच की दूरी। यानी सरेख मतलब एक ही रेखा में होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। PQR आगे पीछे हो सकते हैं, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे पास में दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो ये सरेख होते हैं, अगर बराबर नहीं आता है तो ये सरेख कभी नहीं होते। अगर मैंने ये PQ का मान निकाल लिया 7 और ये निकाल लिया 8 और PR का मान अगर 15 आ जाता है तो ये सरेख है, बट ये सरेख नहीं होंगे। समझ रहे हैं? मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, आई होप आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ये काम कर दोगे, मैं कहता हूँ पक्का समझ में आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा? x2 माइनस में x1, तो x2 का मान कितना है? वैसे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब बारी बारी से आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तीनों दूरियां निकाल देनी है। तो निकालें, x2 का मान कितना है? x2 का मान तो 2 है, माइनस में x1 का मान कितना है? 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो PQ का रिजल्ट कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो PQ का मान आ जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में रूट में 5 इकाई। कितना आएगा? रूट में 5 इकाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट देखिएगा किस प्रकार से आएगा। अब निकालेंगे QR के बीच की दूरी। QR बराबर देखिएगा वही फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 प्लस y2 माइनस में y1। x2 का मान है -2 माइनस में x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 माइनस में y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। तो ये है QR इज इक्वल टू रूट में -4 का वर्ग प्लस में
माइनस के 11 और 3 14, माइनस के 14 का वर्ग। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आर इजिकल टू माइनस के 4 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 16, और माइनस के 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा क्या, 14 का स्क्वायर, माइनस को छोड़ दो आप, क्योंकि स्क्वायर होगा तो आपको पता है कि धनात्मक हो जाएगा ये, तो ये 196 हो जाएगा, 196। तो ये जोड़ दो इनको, क्या बनेगा, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212 आ गया, रूट में 212 इकाई आ जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हम निकालते हैं पी आर। क्या निकालेंगे, पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, देखो पी आर देखो ये हो जाएगा आपके पास में, x2 का मान है माइनस के 2 और x1 का मान है माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है रे, माइनस के 11 है, माइनस के 5 का वर्ग y1 का मान है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा पी आर इजिकल टू रूट के अंदर माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 का वर्ग प्लस 11 और 5 दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस के 16 का वर्ग। तो ये आ जाएगा पी आर का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 256, कितना 256 में जोड़ देंगे तो ये 265 आ जाएगा, कितना 265 इकाई आ जाएगा। अब लिखोगे यहां आप दो दूरियों को जोड़ लें, छोटे वाली को, जैसे पी क्यू जोड़ लिया आपने, प्लस में आपने क्यू आर जोड़ लिया, क्या जोड़ा रे, क्यू आर बराबर √5 प्लस √212, आगे ये जुड़ेगी नहीं, इतना ही आएगा इकाई, इतना मान आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे ये बन जाएगा, अतः आप लिखेंगे पी आर नॉट इक्वल है पी क्यू प्लस में क्यू आर, इसके बराबर नहीं है, इसलिए पी क्यू व आर सैरिक नहीं है, यानी इसके दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आया, इसलिए ये सैरिक नहीं होंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिया है कि साइन a बराबर 3/5 हो तो tan a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। जैसे साइन बराबर होता है LAL और डबल KA, तो पहला साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपको 3 दे दिया, कर्ण आपको 5 दे दिया। यहाँ पे आपने मान लिया A बिंदु, ये आपने मान लिया B बिंदु, और ये आपने मान लिया C बिंदु। तो लिखोगे क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में AC का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, बट हमें दे रखा है AC का मान तो 5 का वर्ग दे रखा है, बराबर AB का मान हमें पता नहीं, निकालना है AB का वर्ग प्लस AC का मान हमें 3 दे रखा है, 3 का वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 पंजे 25 बराबर AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 9 इधर जाके माइनस में ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 9 बराबर AB का वर्ग, 25 में से 9 घटा दें तो ये आ जाएगा 16 बराबर क्या आएगा, AB का वर्ग आएगा। यहाँ से AB यानी ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, AB इज इक्वल टू 4 इकाई आएगा। AB का मान कितना आ गया, 4 इकाई आ गया। अब देखो tan A बराबर कितना आ जाएगा,
tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है इसमें BC, आधार है इसमें AB, तो रिजल्ट कितना आएगा tan A बराबर आ जाएगा 3/4। ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास में, 4 इकाई आ गया, 4 इकाई आ गया, ठीक है। और cos A बराबर देख लो, cos बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, आधार 4 है कर्ण 5 है, तब आप इनको जोड़ दें, आप लिखेंगे tan A प्लस cos A, तो tan A का मान आएगा 3/4 प्लस cos A का मान आएगा 4/5। एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, 20 में 4 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 3 के साथ में 5 × 3 = 15 प्लस 20 में 5 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 4 के साथ में 16, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 16 और 15 31 आएगा, 31/20 ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 31/20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब देखो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, हमने क्या बनाया, एक छोटा सा बना लेते हैं। देखो डायग्राम, ये 20 मीटर ऊंची एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा हमारा एक भवन है, ये धरातल पे टिका हुआ है और धरातल पे कोई एक बिंदु है, उससे उसके एंगल बन रहे हैं। धरातल पे टिका हुआ है, धरातल के ऊपर एक संचार मीनार है। क्या है, एक संचार मीनार है जो इस प्रकार से इसी के ऊपर, ठीक है, ये संचार मीनार है। अब इसने ये कहा है कि संचार मीनार से, इस संचार मीनार से देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रखा है ना, संचार मीनार के ऊंची भवन संचार मीनार के तल और, अच्छा तल पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और शिखर पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बनाते हैं। तो पहले तो इसके तल की तरफ देखते हैं, ये इसका तल है संचार मीनार का और ये संचार मीनार का शिखर है, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये बन गया। तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये कितना है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसका नाम दे देते हैं अपन P Q R और ये बिंदु है S, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ गया, ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा और ये कंप्लीट होगा ना, ये आपका 60 डिग्री होगा। ये 20 मीटर ऊंचा है, ये हमें पता नहीं है। अब अपन को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, संचार मीनार है उसकी ऊंचाई निकालनी है हमें, तो RS का मान निकालना है। RS का मान निकालना है तो लिखते हैं, ये मान लेते हैं H मीटर, कितना मान लेते हैं, H मीटर, माना RS बराबर H मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, PQR में, PQR में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है 20, आधार है PQ, आधार है PQ। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं बराबर 20/PQ। तिरछा गुणा कर दोगे तो PQ का मान कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। PQ का मान कितना आएगा, आधार कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। और अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, PQS, कितने गया रे वो, PQS ले लो। इसमें PQS में आपने लगा दिया tan 60 डिग्री है इज इक्वल टू, अब की बार लंब हो जाएगा 20 + H बटे आधार है PQ, ओके। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसके नीचे 1 मान लो, ये हो गया 20 + H बटे PQ का मान कितना है, 20 मीटर है। तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करोगे तो 20 + H बराबर ये आ जाएगा 20√3, 20√3, तो H का मान कितना आएगा, 20√3, और ये इधर जाके 20 माइनस में चला जाएगा, तो H का मान आएगा 20 कॉमन आ गया, ये आएगा √3 - 1,
√3 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें आप मान भी रख सकते हैं, कैसे? √3 का मान होता है 1.732, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 1.732 माइनस 1, घटाएंगे 1.732 में से अगर अपन 1 को घटा दें तो ये बन जाएगा 20 0.732, ठीक है। ये आ जाएगा h बराबर 10 से ये इधर चला जाएगा तो 2 गुणा 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7.32 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूए 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपके पास में 14.64 मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 14.64 मीटर। ओके, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD, दिखाइए कि ये बात ऐसे सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। क्या दे रखा है सर जी? ये बात दे रखी है भाई, दिया है। क्या दिया है? ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ये बात आपको दे रखी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है? यानी AB भुजा प्लस इसके सामने वाले CD भुजा का योग AD भुजा प्लस में BC भुजा के योग के बराबर होगा। ये बात आपको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में देखो क्या लेके चलते हैं। उपपत्ति में अपन लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, जैसे आपने लिखा AP बराबर होगा AS। क्या हो जाएगा? AS। क्यों बराबर होगा? एक नंबर इक्वेशन दे दें इसको, एक बार इसको एक नंबर इक्वेशन दे दें। एक नंबर क्यों लिखोगे आप? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्या लिखोगे? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। और आप इतना जरूर जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, पर में 10.2 के अकॉर्डिंग। अब आपने इतना कर दिया, आगे भी कर दो, फिर इतना कर दिया तो क्या दिक्कत होगी? अब आगे लिखेंगे आप BP। क्या लिखोगे? BP लिखोगे ना। आपने लिख दिया कि BP बराबर है BQ। इसी प्रकार से आप लिखेंगे DR बराबर है DS के, इक्वेशन नंबर 3। आगे लिखेंगे आप CR बराबर CQ, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 4। अब लिखोगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, 1 + 2 + 3 + 4 से क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में? सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AP प्लस में BP इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा AS प्लस में DS प्लस ये हो जाएगा BQ अपॉन में CQ। तो AP पूरा क्या बन जाएगा? AP प्लस में BP बन जाएगा AB प्लस AS प्लस DS बराबर क्या बन जाएगा? DC CD बन जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अरे 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 गलता कर दिया, हमने लिखा है AP BP, एक गलती कर दी। देखो पूरा मान लिखा नहीं, इसका 4 आएंगे दोनों का नहीं। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखा है आपने पहले?
ये लिखा है AP प्लस में PB, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में DR प्लस में CR, ये D बिंदु है, DR प्लस में CR इज इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस में SD और प्लस में ये हो जाएगा BQ प्लस में CQ। अब इसको जोड़ देते हैं, AS प्लस में SD कितना हो जाएगा AD प्लस में BQ और CQ क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें क्या बनाना था HP बनाना था, हैंस प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है, वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है, तो पहले निकालते हैं चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में 2πr। परिधि वाला लगा देते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है। बस 2 लगाना था, हमें क्या करना है 2πr करना है ना, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है। 7 से 7 कर देगा, 90 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 9 चौके 36, 2 के पाड़े से काटेंगे क्या, काट दो, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें दे रखा है, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मान रख देते हैं, थीटा का मान है 90 डिग्री गुणा में 360 डिग्री गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 7 गुणा में 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, आर 7 से 7 काट दो, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 के पाड़े से काट दो 2, 11 दूनी 22, 11 7 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? 77 बटे 2 और ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आगे आप भाग करना चाहें तो 77 में 2 का भाग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले इस प्रकार से है, खोखला अर्धगोला, खोखले अर्धगोले के आकार का है। इज दैट क्लियर? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इस प्रकार से ये बन जाएगा आपके पास में। ये हो जाएगा, ठीक है। एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, क्लियर हुआ। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर यहाँ तक है, 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो ओनली फॉर बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? 13 में से 7 घटा दो तो 6 सेंटीमीटर बचेगी। ओनली फॉर बेलन की ऊंचाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से होगा, तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो अपन ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस में आर बच गया, आर प्लस में एच आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और एच का मान कितना है, 6 प्लस में आर का मान 7 है। ठीक है, 7 से 7 कर जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा में 7 और 6 13 हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52 बच गए 5, 13 चौके 52 और 5 57, 522 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 522, ओहो 52 और 5 57 होते हैं भाई साहब, 52 ही फिर लिख दिया ना, 557 सॉरी 57 हो जाएगा, तो 572 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो मैं इसी में टेबल बना देता हूं नीचे, ठीक है, इसी में टेबल बना देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाएगा। आगे योग वाले निकाल देंगे यहाँ पे, सर जी ये क्या बना दिया, ऐसे आड़ी कैसे बना दी, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहां से आप क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। गुणा कर दो भाई, बड़ी इजी है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, 4 चौके 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा। इसका रिजल्ट हमारे पास में कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। और ये सिग्मा एफ आई कितना होगा, सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 19, ये आएगा 19। अब लिखोगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, और वो प्रत्यक्ष विधि से लिखा है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 63/19, पढ़ा पढ़ दो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 बच गया कितना 6 60, फिर 19 तिया 57, तो 3.3 आगे और करना चाहें तो 1 5 तक और चला जाएगा, ये आपका लगभग आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा पासे वाला है ना, हाँ ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम देखो, कुल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे 36। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, 6 गुणा 6, ठीक है। पहला है किसी 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, अच्छा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, कम से कम 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा। अच्छा संकेत है, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है, ये तो बात सारे जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखो आपको टोटल रिजल्ट पता होना चाहिए, टोटल रिजल्ट पता होना चाहिए। अब इसमें मैं पहला करता हूं, ये बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, इधर आप टोटल रिजल्ट लिख सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है तो, अगर नहीं टाइम है तो टोटल रिजल्ट जो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 नहीं 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6, इस प्रकार से ये टोटल 36 बनेंगे, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है किसी भी बार 5 नहीं आए, न आए तो हमारे पास में कौन कौन से आ सकते हैं, 1 5 वाला हटा देंगे, एक तो एक 2 5 वाला हटा देंगे, एक 3 5 वाला हटा देंगे, एक 4 5 वाला हटा देंगे, एक 5 5 वाला हटा देंगे, एक 5 1 वाला हटा देंगे, एक 5 2 वाला हटा देंगे, एक 5 3 वाला हटा देंगे, एक 5 4 वाला हटा देंगे,
एक 5 6 वाला हटा देंगे और एक 6 5 वाला हटा देंगे। अब इसमें से हटा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 11 11 रिजल्ट काट दो 36 में। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम किसी भी बार में 5 नहीं आए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 माइनस में 11 रिजल्ट आएगा 25। अब लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 5 किसी भी बार में नहीं आने की, 5 किसी भी बार में नहीं आने की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो ये बन गया आंसर। इज दैट क्लियर? सेकंड नंबर का है कि 5 कम से कम एक बार आए, ज्यादा बार भी आ सकता है, तो कम से कम एक बार आ रहा है और 2 बार कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, तो ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? 11 हो जाएंगे। तो प्रायिकता ऑफ 5 कम से कम एक बार आने की जो प्रायिकता है वो अनुकूल परिणाम 11 बटे कुल परिणाम 36। तो ये इसके रिजल्ट हो जाएंगे, 25 बटा 36 और ये हो जाएगा 11 बटे 36। ये इरेज कर दो आप, ठीक है। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे 15 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, कैसा क्वेश्चन है। और वैसे आपने नोटबुक में भी आपके उतार लिया होगा, देखा होगा, और आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है शायद। अब इसके बाद में हमारा सेक्शन कौन सा आ जाता है? सी सेक्शन आ जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा काफ़ी बड़ा सेक्शन है, 4 नंबर क्वेश्चन से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, और सी सेक्शन भी थोड़ा बड़ा ही है। और वैसे सारे बड़े हैं, लेकिन है इजी, कोई दिक्कत है नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं मारा तो एक बार सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर मार दें। लाइक नहीं किया क्लास को तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, डेली क्लास आती है हमारी, डेली क्लास आप ज्वाइन भी करते होंगे। सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे क्लास आती है। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।